गुड मॉर्निंग ऑल फ्रेंड्स। मेरे लीगल एडवाइस बाय शेख जावेद मोहम्मद एडवोकेट चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे हाई कोर्ट के अधीनस्थ जो न्यायालय रखे गए हैं उनके संबंध में और उन्हें क्या क्या आर्थिक क्षेत्राधिकार दिए गए हैं, जिसे हम वाद मूल्यांकन भी कहते हैं कि कितने वाद मूल्यांकन का वाद किस न्यायालय के द्वारा सुना जाएगा। इसी पर हम चर्चा करेंगे। हाई कोर्ट के अधीनस्थ जो न्यायालय रखे गए हैं उसमें सबसे नंबर एक होता है जिला न्यायालय, दूसरा होता है अवर जिला न्यायालय, तीसरा होता है व्यवहार न्यायाधीश प्रथम श्रेणी और व्यवहार न्यायालय द्वितीय श्रेणी और लघु वाद संबंधी न्यायालय। ये कुल 6 प्रकार के न्यायालय हैं जो हाई कोर्ट के अधीनस्थ रखे गए हैं। इसमें जो जिला न्यायालय है उसके द्वारा 1 करोड़ संबंधी जो वाद मूल्यांकन होता है उससे संबंधित वाद सुने जाते हैं। जिला न्यायालय के द्वारा जो भी आदेश या निर्णय पारित किया जाता है तो उसकी अपील हाई कोर्ट में होती है। जिला न्यायालय में जिला न्यायालय के अधीनस्थ जो न्यायालय रखे गए हैं उसमें अवर जिला न्यायालय, व्यवहार न्यायालय प्रथम श्रेणी, व्यवहार न्यायालय द्वितीय श्रेणी और लघु वाद न्यायालय को रखा गया है। इनकी भी आर्थिक क्षेत्राधिकार और वाद का जो श्रवण का क्षेत्राधिकार है वो अलग अलग रखा गया है। जनरली हम वाद पत्र तो तैयार कर लेते हैं, लेकिन जब वाद पत्र तैयार कर लेते हैं उसके बाद हमारे मन में एक प्रश्न पैदा होता है कि इस वाद को हम किस न्यायालय में पेश करेंगे। वाद पत्र हमने टाइप करवा लिया, सब कंप्लीट कर लिया, तो उसी के संबंध में आज का हमारा महत्वपूर्ण वीडियो है। और तमाम नए अधिवक्ता साथी जो सिविल न्यायालय की प्रैक्टिस करना चाहते हैं, जो अचल संपत्ति से संबंधित दावे, जमीन, मकान, प्लाट या ऋण वसूली या अनुबंध पालन के जो दावे होते हैं उनसे संबंधित वकालत जो करना चाहते हैं तो उनके लिए बड़ा ही महत्वपूर्ण वीडियो है। और तमाम अधिवक्ता साथी जो दीवानी न्यायालय की प्रैक्टिस करना चाहते हैं, वैसे अधिकतर अधिवक्ता साथियों को तो इस बात की जानकारी है जो इसके प्रैक्टिस करते हैं, लेकिन हमारे वो युवा अधिवक्ता साथी जिन्होंने अभी अभी वकालत प्रारंभ की है या वो विधि का अध्ययन कर रहे हैं या वो जिसको कहते हैं कि सिविल न्यायाधीश की तैयारी कर रहे हैं, तो आदि उन सभी के लिए और सभी अधिवक्ता के लिए बड़ा उपयोगी है और एक आम व्यक्ति के लिए भी उपयोगी है जो एक कानून की जानकारी प्राप्त करना चाहता है। इससे पहले मेरे द्वारा वसीयत पर भी वीडियो बनाए गए हैं, नोटरी पर भी वीडियो बनाए गए हैं और काउंटर क्लेम पर भी वीडियो बनाए गए हैं जो सभी मेरे चैनल पर अपलोड हैं। अब हम शुरू करते हैं जिला न्यायालय से कि जिला न्यायालय के बारे में मैं आपको जानकारी प्रदान करता हूँ। जिला न्यायालय से प्रारंभ करते हैं। 1 करोड़ रुपए के मूल्य के जो वाद मूल्यांकन संबंधी दावे हैं वो जिला न्यायालय के द्वारा सुने जाते हैं। जिला न्यायालय के द्वारा कुछ खास कानून के तहत जो उनको अधिकार दिया गया है, जैसे उत्तराधिकार, दिवालिया और हिंदू विवाह से संबंधित जो दावे हैं वो जिला न्यायालय के द्वारा ही सुने जाते हैं। इन्हें खास कानून के तहत ये अधिकार दिया गया है। और अधीनस्थ जो न्यायालय हैं, व्यवहार न्यायालय प्रथम श्रेणी, व्यवहार न्यायालय द्वितीय श्रेणी और लघुवाद न्यायालय, इन सभी के द्वारा जो आदेश पारित किया जाता है उनकी अपील जिला न्यायालय में की जाती है। जिला न्यायालय के द्वारा जो आदेश पारित किया जाता है उसकी अपील हाई कोर्ट में की जाती है। तो इस प्रकार से एक चीज हमारे सामने स्पष्ट हो गई कि 1 करोड़ रुपए से मूल्य के अधिक जो दावे होते हैं क्षेत्राधिकार के वो जिला न्यायालय के द्वारा सुने जाते हैं। ये जो क्षेत्राधिकार जो तय किया गया आर्थिक क्षेत्राधिकार, ये वाद मूल्यांकन के ऊपर निर्भर करता है कि यदि आपके दावे का मूल्यांकन क्या है, उसी के आधार पर दावे विभिन्न न्यायालयों में पेश किए जाते हैं। जैसे कि उदाहरण के तौर पे आप इसको इस प्रकार से समझ सकते हैं कि यदि आपने 2 करोड़ रुपए के अनुबंध पालन का दावा अदालत में पेश किया, जैसे कि ए ने बी को संपत्ति विक्रय की 2 करोड़ रुपए में। अब 2 करोड़ रुपए में संपत्ति उसने विक्रय की और विक्रय करने के बाद उसने रजिस्ट्री के लिए दिनांक भी तय कर ली और नियत दिनांक को उसने अनुबंध का पालन नहीं किया। तब ऐसी दशा में ए जो अनुबंध पालन का दावा लगाएगा तो उसमें जो वाद मूल्यांकन तय किया जाएगा वो 2 करोड़ रुपए होगा, क्योंकि उनके मध्य में जो सौदा तय हुआ है वो 2 करोड़ रुपए में तय हुआ है। तो 2 करोड़ रुपए के जो अनुबंध का पालन का दावा है उसका वाद मूल्यांकन 2 करोड़ रुपए नियत किया जाएगा और ये 2 करोड़ रुपए ही नियत किए जाने के कारण ही ये वाद जो है कि जिला न्यायालय में पेश किया जाएगा या अवर जिला न्यायालय में पेश किया जाएगा। जिला न्यायालय जैसे कि डिस्ट्रिक्ट कोर्ट जो है कि जिले में होते हैं, पहले तहसील प्लेस में ये नहीं थी व्यवस्था, तो तहसील प्लेस की समस्त अपीलें व्यक्ति को जिले में पेश करने जाना पड़ता था, लेकिन अब हर तहसील में भी एडीजे कोर्ट, जिसको अवर जिला न्यायालय कहते हैं, वो बना दिए गए हैं। तो इनको भी वही क्षेत्राधिकार दे दिया गया है जो जिला न्यायालय को दिया गया है।
लेकिन जो खास कानून के तहत जो जिला न्यायालय को जो मुकदमे सुनने का अधिकार होता है, जैसे कि उत्तराधिकार, दिवालिया और हिंदू विवाह संबंधी, तो इसी प्रकार से अवर न्यायालय को भी समस्त अधिकार प्राप्त होते हैं। लेकिन कुछ खास कानून के तहत जो अधिकार जिला न्यायालय को दिए गए हैं, उनको छोड़कर बाकी सभी जो है कि वाद अवर जिला न्यायालय के द्वारा सुने जाते हैं। इसी नंबर पर सर हमारा आता है अवर जिला न्यायालय। किसी खास कानून के तहत जिला न्यायालय को जिन मुकदमों को सुनने का अधिकार दिया गया है, उनको छोड़कर सभी मुकदमे अवर जिला न्यायालय के द्वारा सुने जाते हैं। अवर जिला न्यायालय के द्वारा जो आदेश या निर्णय पारित किया जाता है, उसकी अपील हाई कोर्ट में की जाती है, माननीय उच्च न्यायालय में। इसी प्रकार से अब हम तीसरे नंबर पर आते हैं, व्यवहार न्यायालय प्रथम श्रेणी। 5 लाख रुपए से 1 करोड़ रुपए तक के दावे को सुनवाई का क्षेत्राधिकार दिया गया है। व्यवहार न्यायालय प्रथम श्रेणी के द्वारा जो भी आदेश और निर्णय पारित किए जाते हैं, उनकी अपील अवर जिला न्यायालय या जिला न्यायालय में होती है। यदि आपके यहाँ अवर जिला न्यायालय मौजूद है, तो आप अवर जिला न्यायालय में व्यवहार न्यायालय प्रथम श्रेणी के निर्णय की अपील आप कर सकते हैं। इसी प्रकार से नंबर 3 पे आता है द्वितीय श्रेणी न्यायाधीश, जिसको व्यवहार न्यायालय द्वितीय श्रेणी भी हम कह सकते हैं। इसमें 5 लाख रुपए तक के वाद मूल्य के दावों को सुनने का क्षेत्राधिकार दिया गया है। ये मैंने आपको जो बताया है सबसे महत्वपूर्ण चीज कि हमने दावा तो तैयार कर लिया और उसका वाद मूल्यांकन हमने तय किया। वाद मूल्यांकन हम तय किस प्रकार से कहेंगे, ये किस प्रकार से हम करेंगे, ये भी मैं वीडियो में आपको आगे जानकारी दूंगा। अब हम छठे नंबर पर आते हैं सर, लघुवाद न्यायालय। जो है कि लघुवाद न्यायालय भी हाई कोर्ट के अधीन ही होते हैं। ये 6 ही न्यायालय जो मैंने बताया कि नंबर 1 जिला न्यायालय, अवर जिला न्यायालय, व्यवहार न्यायालय प्रथम श्रेणी और व्यवहार न्यायालय द्वितीय श्रेणी और लघुवाद न्यायालय, ये सभी न्यायालय हाई कोर्ट के अधीनस्थ होते हैं और सबके क्षेत्राधिकार अलग अलग होते हैं। अब लघुवाद न्यायालय का क्या क्षेत्राधिकार है, उसके बारे में मैं आपको जानकारी दे देता हूँ। लघुवाद न्यायालय में साधारण नकदी लेन देन संबंधी दावे जो 1,000 रुपए तक के होते हैं, वो सुने जाते हैं। इसमें वाद विषय नहीं बनाए जाते हैं, सीधे ट्रायल ही होता है। लघुवाद संबंधी मामलों में 200 रुपए तक के मामले द्वितीय श्रेणी न्यायाधीश महोदय के द्वारा सुने जाते हैं। 500 रुपए तक के मामले प्रथम श्रेणी न्यायाधीश महोदय के द्वारा सुने जाते हैं और 1,000 रुपए तक के मामले एडिशनल न्यायाधीश महोदय के द्वारा सुने जाते हैं। लघुवाद न्यायालय के द्वारा जो भी आदेश या निर्णय पारित किया जाता है, उसकी अपील नहीं होती है, सीधे निगरानी की जाती है। अधीनस्थ जितने भी न्यायालय होते हैं, उनमें वादों का जो विभाजन होता है, वो सिविल रूल एक्ट के तहत होता है। यदि जिला न्यायालय के अधीनस्थ एक से अधिक एक ही श्रेणी के न्यायालय मौजूद हैं और किसी एक न्यायालय में प्रकरण ज्यादा हैं, तो जिला न्यायालय के द्वारा वहां से प्रकरण अंतरित करके दूसरे न्यायालय में भी ट्रांसफर किए जाने का अधिकार इसमें दिया गया है। ये जो प्रकरण ट्रांसफर किए जाते हैं, ये जो जज साहब हैं, उनका अनुभव, उनकी कार्य जो शैली है, उसके आधार पर जज साहब जिला न्यायाधीश महोदय के द्वारा प्रकरणों का अंतरण किया जाता है। और अधीनस्थ न्यायालय जिसको कहते हैं व्यवहार न्यायाधीश वर्ग 2, व्यवहार न्यायाधीश वर्ग 1, इनके द्वारा जो भी आदेश पारित किए जाते हैं, निर्णय पारित किए जाते हैं, उनकी अपीलें जिला न्यायालय में होती हैं, जिला या अवर जिला न्यायालय में। जिला न्यायालय, अवर जिला न्यायालय के द्वारा जो भी निर्णय पारित किया जाता है, उनकी अपील। तो आज का सर जो हमारा वीडियो है, जो मुख्यतः इस बात पे आधारित है कि जुरिडिक्शन, क्षेत्राधिकार, आर्थिक क्षेत्राधिकार सबसे महत्वपूर्ण है। दावा तैयार करते हैं तो सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न हमारे समक्ष जो उत्पन्न होता है, वो यही है कि हम इसको किस अदालत में पेश करेंगे। तो यदि आपके द्वारा वाद 5 लाख रुपए का निर्धारित किया गया है मूल्यांकन, तो उसको आपको व्यवहार न्यायाधीश महोदय वर्ग 2 में पेश करना है। 5 लाख रुपए से 1 करोड़ रुपए तक के दावे व्यवहार न्यायाधीश महोदय वर्ग 1 के द्वारा सुने जाएंगे और 1 करोड़ रुपए से ऊपर के जितने भी दावे हैं, वो जिला न्यायालय या अवर जिला न्यायालय के द्वारा सुने जाएंगे। ये क्षेत्राधिकार के संबंध में आज का वीडियो था, एक बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी थी, जो कि अक्सर हम जब दावे तैयार करते हैं, उसी समय हमारे मन में प्रश्न पैदा होता है कि आखिर हम इस दावे को किस कोर्ट में पेश करेंगे। तो ये सर वीडियो आज का इसी टॉपिक पे हमारा था और इसके संबंध में मैंने मुकम्मल कानूनी जानकारी आपको प्रदान कर दी है कि आप जब 1 करोड़ रुपए या उससे अधिक मूल्य का दावा तैयार करेंगे, तो उसको आपको जिला न्यायालय में पेश करना है। वाद मूल्यांकन आप ही को करना है सर। उदाहरण के तौर पे, यदि आप किसी मकान पे कब्जा लेने का और स्वामित्व घोषणा का दावा अदालत में पेश करते हैं, अब उस मकान की कीमत
आप सपोज करें कि 3 करोड़ रुपए है, 3 करोड़ रुपए उस मकान की कीमत, आपने उसका मूल्यांकन 3 करोड़ रुपए तय किया, तो ऐसी दशा में आप जब लिखेंगे वाद जो है कि उसका वाद मूल्य 3 करोड़ रुपए और उस पर आप कोर्ट फीस 12% से जो भी आप अदा करेंगे, तो वो दावा जो है कि जिला न्यायालय में प्रस्तुत किया जाएगा। इसी प्रकार से यदि किसी दावे का वाद मूल्य आपने 5 लाख तय किया, तो व्यवहार न्यायाधीश महे वर्ग 2 में पेश किया जाएगा। 1 करोड़ रुपए तक के जो दावे हैं वो 5 लाख से 1 करोड़ के बीच में वो व्यवहार न्यायाधीश महोदय वर्ग 1 के द्वारा सुने जाएंगे। तो इस प्रकार से सर आज के वीडियो में मैंने आपको महत्वपूर्ण कानूनी जानकारी प्रदान कर दी है, और इससे नेक्स्ट वीडियो में मैं इस पे जो कोर्ट फीस के संबंध में आपको जानकारी प्रदान कर दूंगा। एक जरूरी जानकारी और मैं दे दूं सर, एक प्रैक्टिकली जानकारी है ये कि यदि हम दावा तैयार करते हैं तो उसके साथ हमको क्या क्या लगाना आवश्यक है। जब भी हम दावा तैयार करते हैं तो नंबर 1 है, दावा आपने जो तैयार किया दावा हो गया, दावे के समर्थन में शपथ पत्र हो गया, शपथ पत्र के साथ ही उसके नीचे ही आप तीसरे नंबर पे आप जो लगाएं उसमें प्रोसेस शुल्क, जिसको हम तलबाना शुल्क भी कहते हैं। पहले हम ये तलबाने पे चिपकाया करते थे टिकट, लेकिन अब ये ऑनलाइन जमा हो जाती है 100 रुपए की एक बार, और हमेशा फिर आपको तलबाने पे टिकट लगाने की आवश्यकता नहीं पड़ती। तीसरी चीज प्रोसेस शुल्क हो गई, और उसी के साथ उसके नीचे आप लगा दें आप कोर्ट फीस, जो जिसे हम न्यायालय शुल्क कहते हैं। उसके नीचे आप लगा दें वकील पत्र, और वकील पत्र के साथ ही आपको पंजीकृत पता भी आप लगा दें उसमें वादी का, और उसके नीचे दस्तावेज आप सूची अनुसार आप तैयार करें। तो ये सभी 6 चीजें जो हैं लगभग आपको दावे के साथ तैयार करना है। एक चीज और है सर, वाद पत्र आपको 2 प्रत में पेश करना है। 2 प्रत में, 2 हरे ग्रीन पेपरों पे वैसे जनरली दावा तैयार होता है, उस पे आप दावा तैयार करके 2 प्रत में आपको दावा तैयार करके कोर्ट में पेश करना है। ये सभी चीजें सर आपको बड़ी ध्यान रखना है, क्योंकि यदि आपने ध्यान नहीं रखी तो आपका दावा स्वीकार योग्य नहीं होगा। क्योंकि पंजीकृत पता आपको पेश करना नेसेसरी है, शपथ पत्र भी आप लगाएं, और ये सभी कोर्ट फीस, प्रोसेस शुल्क, तलबाना, ये सब आप न्यायालय के समक्ष आप पेश करें। जब आप न्यायालय में दावा पेश करते हैं तो सबसे पहले यही चीज देखी जाती है कि आपने दावे का सही मूल्यांकन किया है, और जो आपने मूल्यांकन किया है तो उसके आधार पर आपने क्या उचित कोर्ट फीस न्यायालय में जमा की है या नहीं की है। क्षेत्राधिकार पे भी जांच की जाती है। यदि आप 3 करोड़ वाद मूल्य का दावा व्यवहार न्यायाधीश महोदय वर्ग 1 के न्यायालय में पेश करने के लिए आप ले गए, तो आप जब दावा पेश करेंगे जज साहब के समक्ष, उनके सामने डायस पे जब आप दावा पेश करेंगे, तो जज साहब सबसे पहले यही देखेंगे कि 3 करोड़ रुपए का वाद मूल्य, आपको दावा वहीं लौटा देंगे कि ये इसका क्षेत्राधिकार हमें नहीं है, आप ये अवर जिला न्यायालय में ले जाकर पेश करें। तो ये एक बड़ी महत्वपूर्ण चीज होती है। और इसी प्रकार से पंजीकृत पता, ये सब चीजें यदि आपने उचित वाद मूल्य के साथ उचित न्यायालय में आपने दावा पेश कर भी दिया, तो उसके बाद ये सभी चीजें देखी जाएंगी जो मैंने आपको बताई, 7 चीजें। 2 प्रत में वाद पेश नहीं किया, पंजीकृत पता नहीं लगाया, तो भी दावा वापस किया जा सकता है। आपने पता लग रहा है कि आपने उसमें स्वतः घोषणा, स्थायी निषेधाज्ञा, कब्जा प्राप्ति, बंटवारा, ये सभी आपने चीजें उसमें सहायता मांगी है, और सभी के अलग अलग न्याय शुल्क आपने अदा नहीं किए, तो भी ऐसी दशा में आपको दावा लौटा दिया जाएगा, या आपसे कहा जाएगा कि ये सभी आप औपचारिकताएं पूरी करें। इसी प्रकार से मध्यवर्ती लाभ के संबंध में भी सर एक महत्वपूर्ण जानकारी मैं आपको दे दूं कि मध्यवर्ती लाभ जो होता है कि जब हम दावा पेश करते हैं तो दावा प्रस्तुत करने की दिनांक से कब्जा प्राप्ति की दिनांक तक की हम जो मांग करते हैं, तो उसमें हम दावे में लिखते हैं कि वक्त इजराय इसकी न्याय शुल्क अदा की जाएगी, वहां तक ठीक है। लेकिन यदि हमने दावा प्रस्तुत करने से पहले का मध्यवर्ती लाभ की मांग कर ली और उस अमाउंट को हमने खोल दिया, जैसे कि 1 लाख रुपए साल का हमें मध्यवर्ती लाभ दिलाया जाए पिछले 5 सालों से, तो ऐसी दशा में आपको कोर्ट फीस अदा करना होगी। मेरे द्वारा एक दावा पेश किया गया था कोर्ट में, जज साहब ने जैसे ही दावा हाथ में लिया, दावा देखा जज साहब ने, तो सबसे पहले उन्होंने एक ही प्रश्न उठाया कि आपने वाद प्रस्तुत करने से पूर्व का मध्यवर्ती लाभ मांगा है, इस पे आपको निश्चित न्याय शुल्क जो 12% होती है वो अदा करना होगी। मैंने माननीय न्यायालय से निवेदन भी किया, लेकिन माननीय न्यायालय चूंकि उस चीज को भली भांति जानते थे, और चूंकि उस समय जब दावा पेश किया था तब मुझे इस बात का ज्ञान नहीं था, तो फिर मैंने बाद में उस रेमेडी को हटाया और माननीय न्यायालय से डायस पर ही निवेदन किया कि सर मैं इस सहायता को यहाँ से हटा देता हूँ, और वाद प्रस्तुति दिनांक से कब्जा प्राप्ति दिनांक तक का मध्यवर्ती लाभ की मैं मांग कर लेता हूँ। तो इस प्रकार से वो मैंने सहायता में परिवर्तन किया, उसके बाद मेरा दावा स्वीकार योग्य हुआ। ये एक प्रैक्टिकली उदाहरण मैं आपको बता रहा हूँ। अक्सर ऐसा हमारे साथ में हो जाता है, क्योंकि कानून एक समंदर है सर, सभी कानूनों की हर व्यक्ति को जानकारी नहीं होती है।
छोटी छोटी और बहुत बारीक बारीक बातें भी होती हैं जिनको हमें समझना होता है। वो दावा जो मैंने पेश किया था वो पक्षकार का एक पैतृक भूमि के संबंध में पेश किया था कि उनकी जो दादा के दो बेटे और एक बेटी थी और उनके और भी अन्य भाई बहन थे उनके काका बाबा में। तो हमने हमारे पक्षकार का जो अंश निकाला था हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम 1956 के तहत, उस अंश की हमने मांग की थी कि इस अंश के हम मालिक हैं, ये पैतृक भूमि है और इसका हमें मालिक घोषित किया जाए हमारे अंश का, और हमें जो है कि बंटवारा करके कब्जा दिलवाया जाए। उसी में मैंने चूंकि एक जो एक उनकी बहन थी वादी की, उनकी जमीन पे पिछले कई सालों से उनके परिवार के दूसरे लोगों का कब्जा था, इस वजह से हमने उसमें लिख दिया था तकरीबन 7-8 साल से कब्जा था। तो इस वजह से हमने दावे में प्रार्थना में लिख दिया था कि मध्यवर्ती लाभ वाद प्रस्तुति दिनांक से पूर्व का 6 साल का भी हमें दिलवाया जाए। लेकिन चूंकि राशि अमाउंट खोल दिया गया था उसमें, अब पक्षकार इतना सक्षम नहीं था, उसकी हालत इतनी मजबूत नहीं थी, एक किसान आदमी था और जनरली आप जानते हैं कि छोटे किसान हैं और जो है कि जैसे फसल पैदा होती है और उसी में सब कुछ उनको अपना जीवन यापन करना होता है, तो उसकी क्षमता इतनी नहीं थी। अब तो आप जोड़े 1 लाख रुपए साल के हिसाब से 12,000 रुपए एक साल के हो रहे हैं। अगर 5 साल का भी हम मांगते हैं तो 60,000 रुपए उसमें हमें जमा कराना होते हैं, उसकी क्षमता नहीं थी। हमने अब इतनी क्षमता नहीं थी, इस वजह से उस प्रार्थना को हमारे द्वारा त्याग दिया गया और वाद प्रस्तुति दिनांक से कब्जा प्राप्ति की दिनांक तक की मांग हमारे द्वारा की गई। क्योंकि ये वाद का जो मूल्यांकन था, ये वाद मूल्य था हमारा तकरीबन मुश्किल से 3,000 रुपए के समथिंग वाद मूल्यांकन हमारे द्वारा किया गया था। क्योंकि खेती की जमीन है, खेती की जमीन में लगान का 20 गुना आप कर लेते हैं तो वो उसका वाद मूल्य उसमें मान लिया जाता है और बाकी का जो भी निश्चित न्याय शुल्क है आपको अदा करना होता है। जैसे कि व्यवहार न्यायाधीश महोदय वर्ग 2 के न्यायालय में हमने वाद कर प्रस्तुत किया था, तो स्वतः घोषणा के लिए निश्चित न्याय शुल्क 500 रुपए जो वर्तमान में प्रचलित है वो हमारे द्वारा अदा की गई थी। यदि वर्ग 1 में किया जाता है तो 1,000 रुपए और जिला न्यायालय या अवर जिला न्यायालय में किया जाता है तो 2,000 रुपए वहां पे फीस है स्वतः घोषणा की। इसी प्रकार से बंटवारा करके कब्जा लेने के संबंध में, तो हमने उसमें बंटवारा करने के लिए, कब्जे करने के लिए जो न्यायालय के द्वारा जो वाद हमारे द्वारा वाद मूल्य तय किया गया था 1,200 रुपए, तो 120 न्याय शुल्क हमारे द्वारा उसमें अदा की गई। तो इस प्रकार से ये यदि सर ये तो खेती की जमीन थी, यदि ये वो मकान होता, क्योंकि खेती की जमीन में ये प्रावधान दिया गया है कि लगान का 20 गुना आप कर सकते हैं उसका संपत्ति का मूल्य निकालने के लिए। तो आप लगान, तो आप जानते हैं कि काश्तकारी की भूमि में लगान 50 पैसे, 1 रुपए, 2 रुपए, 16 रुपए होता है। यदि आप उसका 20 गुना भी करते हैं तो 1,000 रुपए, 2,000 रुपए, 3,000 रुपए, इससे ऊपर पॉसिबल ही नहीं जाना। तो ये एक फायदा है और ये फायदा अच्छा भी फायदा है, क्योंकि एक किसान इतना पैसा कहाँ से लेके आएगा। लेकिन यदि आप किसी मकान के ऊपर मांग करते हैं स्वतः घोषणा और कब्जा प्राप्ति का, तब ऐसी दशा में आपको उस मकान के मूल्यांकन पे कोर्ट फीस अदा करना होगी। जैसे 3 लाख रुपए का मकान है तो आपको निश्चित न्याय शुल्क जो 12 या 36,000 रुपए आपको कोर्ट फीस उसमें अदा करना होगी। तो इस प्रकार से चूंकि हमारा आज का वाद जो है कि मुख्य रूप से न्यायालय के वर्गीकरण और उनके क्षेत्राधिकार के संबंध में था, जिसके संबंध में मैंने आपको महत्वपूर्ण कानूनी जानकारी प्रदान कर दी है और बाकी की कोर्ट फीस से रिलेटेड जानकारी मैं नेक्स्ट वीडियो में प्रदान करूंगा। जहां तक मुझसे अभी नॉलेज में आया मैंने आपको जानकारी प्रदान कर दी है। तो उम्मीद है सर आपको मेरा वीडियो पसंद आया होगा। मेरे वीडियो को आप लाइक भी करें, शेयर भी करें और सब्सक्राइब भी करें। एक बात की जानकारी और मैं दे दूं आपको सर कि वसीयत पर आपत्ति के कुल 50 तरीके, ये जो मैंने वीडियो बनाया है उसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने ई बुक की लिंक कॉपी पेस्ट कर दी है। जब आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देखेंगे जो वीडियो के नीचे रहता है तो ई बुक और आगे आसमानी रंग की लिंक दिखाई देगी। जब आप उस पर क्लिक करेंगे तो आप अमेजोन की साइट पर पहुंच जाएंगे। वहां मेरी कम से कम 60-70 ई बुक अपलोड हैं और ये हर वीडियो से रिलेटेड अब मैं ई बुक बना के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अपलोड कर देता हूँ उसकी लिंक। वहाँ उसकी कीमत मेरे द्वारा 99 रुपीज रखी गई है। यदि किसी भी व्यक्ति को आवश्यकता महसूस होती है तो आप वहां से ई बुक को खरीद सकते हैं। ये ई बुक एक तरीके का नोट्स है सर, शॉर्ट नोट्स आप के लें, जिससे उस मैटर को आपको समझने में आसानी हो जाए। मेरा बनाने का भी मकसद यही है कि उस चीज को आप आसानी से समझ लें, इसी के द्वारा, इसीलिए मेरे द्वारा उस ई बुक को बनाया गया है। मेरे कई व्यूअर्स ने मुझसे कहा कि सर आप जो जानकारी हमें वीडियो में देते हैं उसकी ई बुक भी आप मतलब उसका नोट्स हमें दें। तो उसका फिर रास्ता सर मैंने ये निकाल लिया। तो मैं ई बुक का अपलोड कर देता हूँ अमेजोन पे, उसकी कॉपी लिंक पेस्ट कर देता हूँ वीडियो के नीचे, आप वहां से सीधे क्लिक करके वहां जाके उसको परचेस कर सकते हैं। तो उम्मीद है सर आपको मेरा वीडियो पसंद आया होगा। मेरे वीडियो को आप लाइक भी करें, शेयर भी करें, सब्सक्राइब भी करें। ओके, शुक्रिया, थैंक यू सर।